नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, आप तक पहुंचाते हैं हमारे रिपोर्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। सुनवाई के दौरान विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडे की उपाधि दे दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पार्टी के मुख्यमंत्री के सचिव विभव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट ने गुंडे का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिरकार विभव कुमार को क्या जरूरत थी वहाँ पर एक महिला के साथ इस तरह से घटना करना, यानी कहीं मारपीट की बात सामने आई है। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आगे उनके वकील से आखिरकार विभव कुमार का वहाँ पर क्या रोल था, यानी कहीं मुख्यमंत्री का आवास है या वो गुंडे का घर है। तो ऐसे सवाल खड़ा होता है। आखिरकार हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन पर कई ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को एक छाप छवि के यानी ईमानदार नेता कहते नजर आए हैं। लेकिन अब अगली देखना होगा कि 7 अगस्त को ये सुनवाई दोबारा होनी है। लेकिन ऐसे में कहने का आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो एक क्लियर सामने आ रखा है, क्योंकि पहले जनता इसको कहती थी, वहीं बीजेपी भी इसको घेरती नजर आती थी। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया और कहा वकील के सामने कि ये कोई घर नहीं है, क्या गुंडे का घर है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं सामने आया, ना ही उनके कोई मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट गई FIR की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं विभव कुमार पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जहां जो कैमरे लगे थे उन पॉइंट पर भी दिल्ली पुलिस तरफ से जांच की गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई थी और क्यों नहीं अभी तक इसकी पूरी तरह से चार्जशीट तैयार की गई है। अब देखना है कि विभव कुमार की 7 तारीख को जब पेशी होगी तो क्या वो अभी जेल में रहेंगे या फिर उनके सिंधी जो वकील है फिर उनको निर्दोष साबित करते हुए कहेंगे कि बेल दी जाए। हो सकता है कि अब आने वाले समय आम आदमी पार्टी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। दिल्ली से अजय चौहान, भाई। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। पहाड़ों पर आई आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। प्राकृतिक आपदाओं की जद में आ चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में विभिन्न जगहों पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर सुनने को मिल रही है। इस घटनाओं में अभी तक उत्तराखंड राज्य को जान और माल का नुकसान बहुत हो चुका है। आंकड़ों की माने तो उत्तराखंड राज्य में 38 लोगों की मौत इस प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में हो चुकी है। 18 से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 5 लोग अभी तक लापता है। जिस प्रकार से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के लोगों को और ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से इस आपदा की घड़ी में वो परेशानियों से बचे रह सके। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास जरूर यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन जितना भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य उत्तराखंड है, वैसे ही प्राकृतिक आपदाएं भी उतनी ही जटिल यहाँ पर आ रही है और इन आपदाओं से निपटने के प्रयास जरूर यहाँ पे किए जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रभावित लोगों को राहत जरूर पहुंचा रही है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश का अनुमान है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आगामी कुछ और दिन राज्यवासियों को और ज्यादा सतर्कता के साथ बरतने होंगे। इंडिया वाइज। जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा देखने को मिला है, जहां बेसमेंट में बारिश का पानी भरने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक को बचा लिया गया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुलदीप सैनी। में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर के बीच जयपुर में 3 जिंदगियां दांव पर सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते लग गई। इस बीच विश्वकर्मा इलाके में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा जरूर की है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल प्रशासन और सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब प्रदेश में इस तरह के मानसून का दौर चल रहा है और जयपुर में जलभराव की समस्याओं के निदान के लिए सरकार की अनदेखी कहीं न कहीं अब लोगों की जानलेवा साबित हो रही है। वहीं बात करिए जयपुर में लगातार बदलते मौसम के साथ अभी भी जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिन तक जयपुर में इस तरीके का मौसम रहने वाला है और इसके बाद प्रशासन किस तरीके से इसमें बदलाव करेगा, क्या सरकार की नीतियों में बदलाव होगी। बेसमेंट में जहां दिल्ली के बाद जयपुर में हादसा हुआ है, जिससे लेकर अब लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं तेज बारिश के बाद अब नई संसद भवन के छत से भी पानी टपकने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर तंज कसा। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। संसद भवन की छत से पानी
टपकने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। एक्स पर वीडियो वायरल कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। इशारों में सपा प्रमुख ने राम मंदिर की छत टपकने की बात भी कही है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते नई संसद भवन का छत टपकना शुरू हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर बड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नई संसद भवन से सही पुरानी संसद भवन की इमारत ही ठीक थी, जहां पर लोग बाग आकर मिलते जुलते थे। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि जिस तरीके से नई संसद भवन की छत टपक रही है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, ऐसा इशारा अखिलेश यादव ने किया है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में नई छतें टपक रही है, यह गंभीर मसला है। अखिलेश यादव ने यह भी इशारा किया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की छत भी टपक रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के कामकाज और निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। फिलहाल जिस तरह से नई संसद भवन को लेकर अखिलेश यादव आक्रामक हुए हैं और बड़ा हमला बोला है, इससे सियासत भी गर्म हो चली है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं प्रयागराज से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है, बता रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल इस पूरे मामले में 18 अलग अलग सिविल वाद की याचिकाएं थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। लंबी सुनवाई हुई थी, कई तारीखों पर दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दलीलें पेश की गई और इसमें जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से एक सूत्री जो डिमांड थी वो ये थी कि ये याचिकाएं पोषणी नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, हिंदू पक्ष ने तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किया और सुनवाई के बाद 31 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसको सुनवाई योग्य मानना है, यानी जो पोषणीयता पर सवाल उठाया था मुस्लिम पक्ष ने उसको नहीं माना है। तो कह सकते हैं कि अब रास्ता साफ हो चुका है। 18 जो अलग अलग सिविल वाद की याचिकाएं हैं, अब उस पर 12 अगस्त के बाद से सुनवाई शुरू हो जाएगी और उस पर तमाम दलीलें और साक्ष्य पेश किए जाएंगे। तो कह सकते हैं हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब मुस्लिम पक्ष इसको आगे की कोर्ट में चुनौती देता है या इस पूरे मामले पर जो सिविल वाद की पोषणीयता पर के सवाल पर तो उनको झटका लगा है। अब जो सुनवाई होगी उसका सामना करता है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। वहीं वाराणसी में कांवड़ियों के एक्सीडेंट के बाद जमकर हंगामा हुआ, हाईवे को भी जाम कर दिया गया। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत मोहन सराय हाईवे पे आज कांवड़ियों ने बवाल काटा। वहां पर मौजूद एक वाहन के द्वारा धक्का लगने से एक कांवड़िया का पैर क्षतिग्रस्त टूटा और उसके बाद कांवड़ियों के द्वारा बवाल काटा गया। हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक करके चक्का जाम कर दिया गया। मामले के विवाद को सुलझाने के लिए एडीसीपी बउना पार मौके पर आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद कांवड़ियों को काफ़ी समझाया गया। समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया, फिर पुनः जो है रोड चालू हो सका। आपको बता दें कि वाराणसी के मोहन सराय क्षेत्र हाईवे क्षेत्र जो है कांवड़ियों का जो है एक लेन है, जिसको सावन के माह में जो पूरी तरह जो है बंद किया गया है। केवल कांवड़ियों के लिए यातायात वह चालू है, मगर कहीं न कहीं वाहनों के उसके अंदर चले जाने से दुर्घटनाएं होने की आशंका जताई जाती है। इसी के मद्देनजर आज यह घटना घटी है, जिसको लेकर के जो है कांवड़ियों के पैर के टूटने के बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद हाईवे को पूरी तरह जाम किया गया, मगर आला अधिकारियों के सूझबूझ से मामला जो है ठंडा पड़ा। वहीं दूसरी ओर जो मौके पर वाहन चालक मौजूद था उसे गिरफ्तार करके उसको जो है विधिक कार्रवाई के लिए आगे ले गई थी। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। वहीं लखनऊ में अंडरपास के पास बारिश से जलभराव होने के बाद आने जाने वाले राहगीरों के साथ कुछ अराजक
तत्वों ने हुड़दंगई की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। बीते कल राजधानी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद राजधानी के हालात कुछ ऐसे थे कि हर जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आपको बता दें, थाना गोमती नगर के पास ताज होटल है, ताज होटल के पास जिस तरह से जल भराव हुआ था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उस पानी में हुड़दंग मचा रहे थे और कई उसमें अराजक तत्व थे जो आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे। वहीं एक तस्वीर सामने आई थी जहां पे एक बाइक सवार एक महिला के साथ उस पानी से निकल रहा था, तो जो अराजक तत्व थे, जो हुड़दंगी थे, उन्होंने उस बाइक सवार को परेशान करना शुरू कर दिया और उस महिला को भी, जिसको लेके वो महिला को लेके बाइक समेत उसी पानी में गिर जाता है। उस वीडियो को, उस तस्वीरों को जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल किया जाने लगा, वायरल तस्वीरों का जिस तरह से कमिश्नरेट पुलिस ने संज्ञान लिया है, संज्ञान लेने के बाद तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस का साफ तौर से कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन सभी की निशानदेही की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन सभी को गंभीर से गंभीर धाराओं में उनको जेल भेजा जाएगा। जिस तरह का ये कृत्य है, इसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं। वहीं आपको बता दें, कमिश्नरेट में एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। जिस तरह से ये घटना हुई थी, ये मामला था गोमती नगर का, तो गोमती नगर में आपको बता दें, जो जिस तरह से बारिश के बाद से वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से एक बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग की एक लिस्ट जारी होती है, जिसमें डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी तक जिनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें लगातार कमिश्नरेट पुलिस जो सीसीटीवी है उसके आधार पे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जिन लोगों ने वहां पे अराजकता फैलाई थी। अब देखने वाली बात है, हाल फिलहाल 4 लोगों को कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी भी आगे की कार्रवाई जारी है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइस। वहीं मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। 24 कांवड़ यात्रा को लेकर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी बीच आज मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा और डीएम दीपक मीणा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। आपको बता दें, लेकर ओगरनाथ मंदिर से सिवाया टोल प्लाजा और मुजफ्फरनगर रोड पर भी सभी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। लगातार हेलीकॉप्टर कई चक्कर, कई राउंड उसने लगाए हैं और ऊपर से मेरठ के एसएसपी और डीएम ने कांवड़ियों पर लगातार फूल बरसाए, पुष्प वर्षा की है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। आगे बात करेंगे प्रयागराज की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज में सरकार के नजूल कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। को लेकर के अब राजनीति का खड़ा एक तरह से खुल चुका है। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में आज बड़ा प्रदर्शन किया। इस पर उन्होंने जो नजूल भूमि पर नए कानून बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर के सरकार का विरोध किया। बाकायदा योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिस पर प्रयागराज के सिविल लाइंस में समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस ने बाद में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। तो कह सकते हैं कि नजूल जमीन का मामला जहां सदन में अब जोरदारी से उठता हुआ दिख रहा था, वहीं अब सड़कों पर भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे बड़े लोगों एक जनसमूह है जो बाधित हो सकता है। इसी को लेकर के राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीति हो सकती है। सरकार का कदम क्या होगा, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया और एक तरह से कह सकते हैं आक्रोशित हुए थे और पुलिस से नोकझोंक हुई, आने वाले दिनों में इस तरह की और चीजें भी देखने को मिल सकती है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। पूरी देवभूमि भारी बारिश का प्रकोप झेल रही है। हरिद्वार में क्या कुछ हालात हैं, बता रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। में इन दिनों हर तरफ बारिश है। बारिश का कहर जहां पहाड़ पर है, वहीं मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां कल रात हुई तेज बारिश में जहां कांवड़ियों का एक ट्रक बहा, तो वहीं एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और करीबन 9 लोग घायल हो गए। वहीं अब फिर से एक बार मौसम
यहाँ पर खराब है। सभी की चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि अब बारिश होगी तो किस तरह के हालात होंगे। हालांकि मौसम विभाग ने ये सांत्वना जरूर दी है कि 2-3 जिलों को छोड़कर सभी जगह सामान्य स्थिति बनी रहेगी। हालांकि जिस तरह से मौसम लगातार बन रहा है उससे लोगों की चिंताएं तो जरूर बढ़ रही हैं। वहीं गंगा का जो जल स्तर अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा नीचे आया है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। बलिया में घाघरा नदी ने भारी बारिश के बाद जमकर तबाही मचाई। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। में गंगा और घाघरा दोनों बढ़ाव की स्थिति पे है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो घाघरा है उनका जो चांदपुर जो मीटर गेज है, जहां पे कि जो खतरा बिंदु है 58 मीटर है, जहां पे 57.54 पे इस समय गंगा का वहाँ पे पानी जो है बह रहा है और अभी भी गंगा जो है बढ़ाव पे है और घाघरा भी बढ़ाव पे है। वही आपको मैं बता दूं कि बांसडीह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक चिकुलिया गांव और भोजपुर गांव है, जहां पर कि एक शौचालय जो है, सामुदायिक शौचालय जो है वो ताश के पत्तों तरह जो है बिखर करके और वो समाहित हो गया घाघरा नदी में, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसको लेकर के वहाँ पे जो ग्रामीण है, जो तटवर्ती है, उनको इस चीज़ को लेकर के काफ़ी दहशत में है, जहाँ पर कि जिस तरह से कटान हो रही है कि कहीं ना कहीं पूरा उस गांव का अस्तित्व खत्म हो जाए, अस्तित्व खतरे में भी है, जिसको लेकर के वहाँ पे जो है ग्रामीण जो है बहुत भयभीत हैं। और अगर देखा जाए तो अभी भी पानी जो है लगातार जो है अभी भी पानी बढ़ रहा है और गंगा का भी पानी बढ़ रहा है और घाघरा नदी का भी पानी बढ़ रहा है। कमलेश पांडे, इंडिया वाइज के लिए। वहीं आगरा में एक 21 वर्षीय युवक ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे डाली। इसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं संवाददाता जी। आगरा के एयरपोर्ट को और आगरा रेलवे स्टेशन को 50 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा मेल उत्तर प्रदेश डीजी कंट्रोल रूम में आया, जिसके बाद से आगरा पुलिस अलर्ट हो गई। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सतर्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया। हालांकि 2 दिन पहले ये मेल आया था, 2 दिन से आगरा पुलिस के पसीने छूट गए थे, लेकिन आगरा पुलिस ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज करते हुए कई टीमों का गठन किया और धौलपुर से उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिस युवक ने मेल किया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो युवक ने बताया पड़ोस का रहने वाला एक युवक उसकी बहन को तमाम अश्लील मैसेज करता था। इसकी वजह से उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज किया, योगी पुलिस को चैलेंज किया। हालांकि उसको योगी पुलिस पर इतना भरोसा था कि तत्काल कार्रवाई करते हुए उस युवक की गिरफ्तारी हो जाएगी। वैसे ही उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने उस युवक को धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं संभल में एजीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते और एंटी करप्शन टीम ने मौके पर धर दबोचा। उसके बाद क्या कुछ हुआ, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। बताते चल रहे जनपद संभल में एंटी करप्शन टीम ने एक जगह छापा मारा है, जहां एडीओ पंचायत और उसके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के बैजुक विकास खंड का है, जहाँ पर हम बताते चले कि आज सुबह एंटी करप्शन टीम पहुंची और शिकायत करी थी कि सचिव ने कि उनका कहना कि मेरे से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इसी को लेकर के एंटी करप्शन टीम ने एक जाल बिछाया और जाल के आधार पर आज सुबह टीम वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जो वहां के एडीओ पंचायत हैं गुरदयाल सिंह और उनके कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के लिए 10,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में जब पूछताछ की गई तो उनका ये भी आरोप है कि ये आए दिन रिश्वत लेकर ही कार्य करते हैं, इधर उसके काम नहीं करते हैं। जब इस मामले में जानकारी की गई तो ये भी जानकारी मिली है कि इनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। एडीओ पंचायत से जो है पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आकाश, उन्हें भी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में बात की जाए शिकायतकर्ता का कहना है कि इसने मुझसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी कि आपकी जो तनख्वाह है तभी निकलेगी और नहीं तो 5,000 के रुपए नहीं दोगे तो आपको तनख्वाह नहीं देंगे। इसी को लेकर उसने एंटी करप्शन टीम के लिए शिकायत की थी। आज एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी कर 2 लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल।
वहीं कासगंज में भोजन के बाद एक साथ 44 विद्यार्थी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पूरी घटना बता रहे हैं संवाददाता अशोक शर्मा। मिड डे मील खाने से 44 बच्चे की हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। मैं आपको बता दूं पूरा मामला कासगंज के सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज का है। यह कक्षा 6 के पढ़ने वाले बच्चे जो एक एनजीओ के थ्रू खाना आया हुआ था, जो दाल और रोटी खाने से 44 बच्चे इस फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। आनंद फानन में जैसे ही बच्चों को उल्टी और जी मिचलाना और दस्त की शिकायत हुई, तभी तत्काल वहां के प्रधानाचार्य ने उन बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सभी बच्चों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं जैसे ही खबर जिला के आला अधिकारियों को हुई तो वहीं पे जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS प्रदीप कुमार मौर्य व SDM तथा अन्य विभाग के लोग मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने वहीं NGO द्वारा बनाए हुए खाने की सैंपलिंग कर जांच के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि पूर्व में भी इस NGO पे कई तरह के ब्लेम लग चुके, क्योंकि इससे पहले भी जब ये NGO स्कूलों में खाना वितरित करता था तब भी इसी NGO के खिलाफ कई बार फूड पॉइजनिंग की मामले हुए, लेकिन ब्लैक लिस्टेड आज तक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पे लगते नजर आ रहे। इंडिया वॉच के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्टर्स लाइव में इसके साथ फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।